हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में दो वीडियोस राजस्थानी जो लोकल बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनके बारे में ऑलरेडी बना चुका हूं। वो वीडियोस आप देख लो पहले, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो, और देख लिए हैं तो ये वीडियो जो है आपके समझ में आने के लिए बहुत एनफ आपके पास नॉलेज होगी। और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास में बेसिक आइडियाज़ होंगे कि राजस्थान में कैसा लैंग्वेज का जो एक बेस है या फिर लैंग्वेज का जो एक स्प्रेड है या नॉलेज है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। ओके, तो राजस्थान लिटरेचर का ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। राजस्थानी लिटरेचर को ऑलमोस्ट अपन डिवाइड करेंगे आगे और भी 4-5 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कवर करना मुश्किल है, बहुत लेंथी टॉपिक है ये। ठीक है, और गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो और शेयर ज़रूर करो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो। राजस्थानी लिटरेचर की जब बात आती है तो एक फेमस कोट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे पहले वाइस पीएम, पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में, उन्होंने ये बोला कि राजस्थानी लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ वैलियंट पीपल। बहुत ही बहादुर लोगों की भाषा है ये। लिटरेचर ऑफ राजस्थान इज़ द लिटरेचर ऑफ द ब्रेव। कि राजस्थानी लिटरेचर में आपको मिलेगा तो बहादुर लोगों के बारे में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और राजस्थानी लिटरेचर जो है, राजस्थानी साहित्य जो है, वो वर्ल्ड के सारे लिटरेचर में अपनी एक यूनिक प्लेस रखता है। तो ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट बात को कहीं ना कहीं एक्सपोज या एक्सप्लोर कर रहा है ये स्टेटमेंट कि राजस्थानी लिटरेचर अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वाइड। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजस्थानी जो लिटरेचर है उसका डेवलपमेंट देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट को अपन राजस्थानी लिटरेचर के एम्बिएंट में कंसिडर करेंगे। जैसे कि जो भी राजस्थान के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर लैंग्वेजेस डेवलप हुई, उन लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो लिटरेरी वर्क हुए, उन लिटरेरी वर्क को क्या बोल दिया गया? राजस्थानी लिटरेचर। ठीक है, राजस्थानी जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो भी हुआ। तो कहने का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ से अपन पढ़ते हैं, जहाँ से थोड़ा सा एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आदमी का समझने का, एक ह्यूमन बीइंग का समझने का, सोचने समझने की क्षमता जब डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है, इंटेलिजेंस आना शुरू हुई, इंटेलेक्ट होना शुरू हुआ, तब से लेके अब तक बहुत सारी लैंग्वेजेस में राजस्थानी लिटरेचर को लिखा गया है, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, हिंदी, ये लैंग्वेजेस मेनली आती हैं। और इनकी अलग अलग क्रिएशंस भी देखेंगे कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी, वो अलग से एक लिस्ट आएगी पूरी, जैसे जैसे अपन आगे वीडियोस में प्रोसीड करेंगे। अगर आप देखोगे तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात की थी कि राजस्थानी जो डायलेक्ट है या राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं सूरसेनी प्राकृत से बताया गया था। जनपदों के टाइम की बात की थी अपन ने, तो सूरसेनी प्राकृत से बताया गया। पर एक स्कॉलर है जिनका नाम है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। उनका कहना है कि राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन जो है वो सूरसेनी प्राकृत से ना होकर के सौराष्ट्री प्राकृत से हुआ, जो कि अशोका के टाइम पे कहीं ना कहीं प्रेवलेंस में आ चुकी थी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कहीं पे कॉन्ट्रेरी एक स्टेटमेंट आता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का क्या मानना है? राजस्थानी इज फ्रॉम सूरसेनी प्राकृत। ये अपने को ध्यान रखना है। जब मेजॉरिटी एक तरफ फेवर करना शुरू कर दे तो अपने लिए वो कहीं ना कहीं फेवरेबल आंसर बन जाता है, ये ध्यान रखना अपने को। राजस्थानी लैंग्वेज में दो वेरिएंट अपन ने देखे थे। एक वेरिएंट था वेस्टर्न राजस्थान का, एक वेरिएंट था ईस्टर्न राजस्थान का। अगर अपन ज्योग्राफिकली डिवाइड करें राजस्थान की डायलेक्ट्स को, लैंग्वेजेस को या फिर कल्चर को, पूरे सिस्टम को, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि अरावली जो है वो कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिवीजन का काम करती है राजस्थान में, जिसमें एक तरफ ईस्टर्न राजस्थान, दूसरी तरफ वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान में जो मारवाड़ी प्रेवलेंट है उस पर कहीं ना कहीं गुजराती और सिंधी का इन्फ्लुएंस या फिर उनके नियर बाई आपको टोन समझ में आएगी जब आप उनसे बातचीत करोगे। ओके, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान का लिंक किधर से है? मैप अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो वेस्टर्न राजस्थान का लिंक अगर आप देखोगे, 1 सेकेंड, आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, राइट। इधर वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान का यहाँ पर तो सिंध आ गया पाकिस्तान का, और यहाँ पे आ गया गुजरात। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में जो वेस्टर्न राजस्थानी रीजन है,
यहाँ पर तो इन्फ्लुएंस आपको फील होगा किसका, गुजराती और सिंधी का। और जस्ट ये अगर अरावली आप यहाँ पर ड्रॉ करो, इस तरीके से अरावली थी, और इसके इस वाले रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न हिंदी, क्योंकि इस वाले रीजन में वेस्टर्न यूपी वाला रीजन आ जाता है, दिल्ली वाला रीजन आ जाता है, एमपी वाला रीजन आ जाता है, तो यहाँ पर जो प्रेवलेंट लैंग्वेज है वो कौन सी है, वेस्टर्न हिंदी। तो वेस्टर्न हिंदी या फिर ब्रिज भाषा, जिसके बारे में अपन डायलेक्ट्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनका इन्फ्लुएंस अपने को देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि वेस्टर्न राजस्थान में जो मारवाड़ी बोली जाती है उसमें तो गुजराती और सिंधी का आपको नियर बाई एक टेस्ट फील होगा। और अगर राजस्थान की अपन बात करें, जो हाड़ौती या जयपुरी जो ढूंढाड़ी अपन ने बोली थी लैंग्वेज, उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं ब्रिज लैंग्वेज का या फिर वेस्टर्न हिंदी का इन्फ्लुएंस आपको फील होगा। ओके, राजस्थानी लैंग्वेज या राजस्थानी लिटरेचर की बात की जाए तो इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआती अपन ने देखा कि सूरसेनी अपभ्रंश से शुरू हुई, सूरसेनी प्राकृत से कहीं ना कहीं राजस्थानी अपना ओरिजिन देखती है, पर जैन यतिराम सिंह और हेमचंद्र सूरी, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनके बेसिस पे ये हुआ कि अपभ्रंश एपोक जब शुरू होता है, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक थोड़ी लाइन बताता हूँ कि संस्कृत सबकी माता बताई जाती है सारी लैंग्वेजेस की। संस्कृत से प्राकृत आई और प्राकृत के बाद में फिर इसके अलग अलग वेरिएंट आ गए, उनको बोल दिया गया अपभ्रंश। क्या बोल दिया गया, अपभ्रंश। ठीक है, मतलब हल्का सा वेरिएशन किया और लैंग्वेज नहीं बन गई। जैसे कि राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, और दूसरी तरफ आप देखोगे जिसको मरु भाषा भी बोला गया है, उदयतन सूरी की जो बुक है कुवलय माला, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी और बात करेंगे। उसमें जो मरु भाषा बोली गई है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं गुजराती से मिलता है। ठीक है, और ये दोनों अपना ओरिजिन ड्रॉ करती हैं प्राकृत से। तो ये कौन सी होगी, मरु और गुजराती, अपभ्रंश, अपभ्रंश। और इसी के बाद में फिर इन अपभ्रंश जो भाषाएं थी, इन्हीं से ओरिजिन होता है कहीं ना कहीं हिंदी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि अपभ्रंश एपोक का शुरुआत हो जाती है अकॉर्डिंग टू जैन यतिराम सिंह और हेमचंद्र सूरी की, जो प्राकृत से फिर डेराइव होकर के बन जाती है राजस्थानी और गुजराती। ओके, राजस्थान में जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें जैन पोइट्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आगे अपन अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि राजस्थानी लिटरेचर को पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू पे डिवाइड करेंगे कि अर्ली पीरियड, मेडिवल पीरियड और फिर उसके बाद में मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो अर्ली पीरियड जो था उसमें जैन पोइट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और उसमें आप देखोगे फाग, रास, चरचरी, ये एक एटीट्यूड है, ये स्टाइल है लिखने की, इनके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन स्टाइल्स के अंदर जैन जो कवि थे उन्होंने भी बहुत सारे प्रोज लिखे हैं वेस्टर्न राजस्थानी में। ठीक है, कई बार ये चीज़ देख ली जाती है कि जैन पोइट्स का टेस्ट कैसा रहता है, तो स्टाइल के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आप देखोगे कि जो गुजराती पोइम है, फेमस गुजराती पोइम है जिसका नाम है कानड़ दे प्रबंध। क्या नाम है, कानड़ दे प्रबंध। इसके राइटर रहे पद्मनाभ। इन्होंने भी जो ये लिखी है कानड़ दे प्रबंध पोइम, इस पोइम में वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज का ही यूज़ किया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राजस्थानी जो मारवाड़ी है वो गुर्जर या गुर्जरी लैंग्वेज से ही देखा था अपन ने इसका ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं जो ये गुजरात में पोइम्स फेमस हैं एंशंट टाइम की, वो राजस्थानी ओरिजिन रखती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब एक लिटरेचर के अंदर जो एडवांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंदर गुजराती या गुर्जरी या फिर मरु गुजराती, इस लैंग्वेज का जब तक सेग्रीगेशन नहीं हुआ था, सेपरेशन नहीं हुआ था, तब तक जो भी आपको लिटरेचर मिलेगी वो कहीं ना कहीं सेम या सिमिलर ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि गुजरात के अंदर जो पॉइंट्स चल रही है वो है तो गुजराती फेमस, बट उनके अंदर जो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आप देखोगे तो वेस्टर्न राजस्थान का आपको मिलेगा। तो ये दोनों क्या इंटीग्रेटेड रीजन थे। पॉलिटिकली तो डिवाइड किया आपने, ज्योग्राफिकली तो कनेक्टेड है गुजरात और राजस्थान, राइट। ऐसे ही आपको प्राकृत पेंगुल, ये है एक वन सेकेंड। तो इस तरीके से कानड़ दे प्रबंध जो है वो तो आपको वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज का आपको दिखाता है।
कि पहले से कितना इन्फ्लुएंस रहा है या फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रिएशंस रही हुई हैं वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज में। इसी तरीके से आप देखोगे कि ईस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज में प्राकृत पेंगलुन, ये प्राकृत पेंगलुम करके एक क्रिएशन है, वो कहीं ना कहीं आपको ईस्टर्न राजस्थानी का इन्फ्लुएंस शो करती है। तो कहने का मतलब वेस्टर्न राजस्थानी, गुजरात और सिंधी, गुजराती और सिंधी का इन्फ्लुएंस मिलेगा। और इसी तरीके से आप प्राकृत पेंगलुम को देखोगे तो प्राकृत पेंगलुम के अंदर आपको ईस्टर्न राजस्थानी मतलब वेस्टर्न हिंदी या ब्रज भाषा का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ अपने क्लियर होती है। तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि वेस्टर्न राजस्थानी का एग्जाम्पल ये है और ईस्टर्न राजस्थानी का ये है। इस पर गुजराती और सिंधी का इन्फ्लुएंस और इस पर किसका इन्फ्लुएंस हो गया, ब्रज भाषा का। ऐसे ही आगे अगर डेवलपमेंट की बात देखी जाए तो राजस्थानी लैंग्वेज और गुजराती का जो सेपरेशन था वो कहीं ना कहीं मिडिल एज में हुआ था 15th सेंचुरी में। ये आप नोट कर लो, वैसे आगे आ जाएगा। 15th सेंचुरी में ये सेग्रीगेट हो गई थी। राजस्थानी गुजरी जो एक साथ चलती थी, मरु गुजर, तो अलग अलग हो गई थी राजस्थानी और गुजराती के अंदर। अब राजस्थानी जो लिटरेचर का ओरिजिन या लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की देखें तो उनमें से है एक तो इंडियन एंटिकिटीज़। इंडियन एंटिकिटीज़ है कि वेस्टर्न डायलेक्ट्स जो भी हैं, वेस्टर्न डायलेक्ट्स कौन से हो गए, वेस्टर्न मतलब राजस्थान वाले रीजन और गुजरात वाले रीजन में जो भी लोकल बोलियां बोली जाती हैं उनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की थी किसने, डॉक्टर एलसी टेसीटोरी ने। उनकी ये बुक है इंडियन एंटिकिटीज़। ये अभी तक की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से राजस्थानी लिटरेचर को लेकर के, राजस्थानी लैंग्वेज को लेकर के सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है। कौन सी, इंडियन एंटिकिटीज़। किसके बारे में है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेस्टर्न डायलेक्ट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये राइटर कौन है इसके, डॉक्टर एलसी टेसीटोरी, ये इटालियन स्कॉलर थे। ऐसे ही डॉक्टर चटर्जी, इनकी बुक है राजस्थानी भाषा। इसमें इन्होंने हिंदी की जो फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, मतलब राजस्थानी लैंग्वेज की एटीट्यूडनल या फिलोसॉफिकल बेसिस को एक्सप्लोर किया। और इसकी लैंग्वेज कैसी है, हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरी बुक होगी डॉक्टर चटर्जी की, राजस्थानी भाषा, ये हिंदी में है। और राजस्थानी फिलोसॉफिकल एटीट्यूड को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी, राजस्थानी भाषा। ऐसे ही गैरिसन की बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात कर ली है, जिसमें राजस्थानी लैंग्वेजेस के बारे में वास्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस तरीके से ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना है इनके बारे में। फिर जैसे ही मिडिल एज आती है तो वेस्टर्न राजस्थानी स्टाइल है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर होती है और ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलना शुरू होता है। वेस्टर्न स्टाइल को क्या बोला था अपन ने लिटरेचर में, डिंगल। ठीक है, डिंगल ये एक आर्टिफिशियली लिटरेरी स्टाइल ऑफ राजस्थानी है, केवल लिखने के हिसाब से काम आती है, जिसका इन्फ्लुएंस आपको अबंडेंटली देखने को मिल जाएगा जब अपन चारण लिटरेचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर इन्फ्लुएंस कहाँ पे मिलेगा, जब चारण लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। चारण मैंने बताए थे ये कोर्ट पोइट हुआ करते थे राजपूतों के, और वो क्या प्रेज किया करते थे, उनके टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया करते थे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चारण लिटरेचर में अपने को किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा, डिंगल का, वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज का। इसके एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, ढोला माँ डिग्रीरा दोहा, एक तो ये बुक, एक बेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की, ये ऑलरेडी जो हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है उनमें भी ये नाम आते रह रहे हैं। मैंने बता दिया था आपको कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की हिस्ट्री से ही कहीं ना कहीं कोरिलेटेड आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ से आप कोरिलेट करते चलो। ठीक है, नाम अगर वहाँ पे आ गया तो अपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है, पर दोनों को सेपरेट करके पढ़ेंगे, इजी गोइंग रहता है अपने लिए। तो कहीं ना कहीं राजस्थानी लैंग्वेज के बढ़ावे में कहीं ना कहीं इन दोनों बुक्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। कौन सी, ढोला माँ डिग्रीरा दोहा और बेली कृष्ण रुक्मणीरी। राजस्थानी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी थी, अपन ने देखा नागरी, नागरी में भी स्पेसिफिक कौन सी थी, देवनागरी। ठीक है, इसी तरीके से राजस्थान में प्रेवलेंट ओल्ड स्क्रिप्ट की बात की जाए, जो पुराने लोग लिखते हैं अभी भी, जिसमें बनिया वाटी, क्या नाम है इसका, बनिया वाटी, ये एक तरीके की ऐसी लैंग्वेज है
जिसमें मात्रा चिन्हों को नहीं ध्यान में रखा जाता और केवल काम की बातें लिखी जाती हैं, और इसका यूज़ किया जाता था जो भी महाजन हुआ करते थे, बणिए हुआ करते थे, राजस्थानी बणिए, वो अपनी अकाउंट बुक्स, जो भी अपने बही खाते थे, उनका देख रेख रखने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती थी, जिसको बोलते थे बणिया वाटी। और इसकी खासियत क्या है, इसमें मात्रा चिन्ह नहीं होते हैं ज़्यादातर में, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं होते, पर मात्रा चिन्हों का बहुत कम होता है। जैसे कि अपन कोई भी लैंग्वेज में कोई भी बात लिखें कि हाँ जी, तो हाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा, तो ये कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस में, इस लैंग्वेज में, क्योंकि शॉर्टकट में आज जो फनेटिक लैंग्वेज चलती है, जब अपन पढ़ते हैं ग्रामर इंग्लिश की, तो फनेटिक्स में क्या होता है, शॉर्टकट में आप बड़े सेंटेंस को 2-3 यूँ लाइनें खींचते हो, उसके अंदर काम हो जाता है आपका। एग्जैक्टली वही चीज़ ये अपनी अकाउंट्स बुक को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि पहले तो, आज तो चलो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में बुक्स हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, फिर बाद में पूरी डिटेल ले लेते हो, पर पहले बड़े बड़े अकाउंट्स रखने पड़ते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इनको अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता था, तो इनको कोडिंग पे ज़्यादा एक रिलाय करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हो राजस्थानी लैंग्वेज, वैसे राजस्थानी लिटरेचर कितना रिच है कि कोडिंग हमारे यहाँ पहले से प्रेवलेंट थी। ये कोडिंग मेथड ही तो हो गया कि मात्रा चिन्ह को आप अवॉइड कर रहे हो और आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो। अभी कोडिंग में क्या होता है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, यूट्यूब के जो लोग हैं वो कोडिंग ही तो कर रहे हैं, तभी तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाई दे रहा है। तो कोडिंग का सिग्निफिकेंस राजस्थान में पहले से कितना था, तो कितनी रिच हेरिटेज है ये अपने पास में। बस वही है कि हार्नेस करने में थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को, या फिर वही चीज़ है कि योग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब जाके योगा होके आया, तब अपन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, योगा हमारा खुद की देन है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हमारे समझ में कब आती है, जब वेस्टर्न कंट्रीज से घूम के आ गई वो बात। जैसे कि आज कोडिंग आ रही है ना, कोडिंग करने की कोशिश करते हैं बच्चे, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का अट्रैक्शन में अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, कंप्यूटर साइंस का वैसे ही ज़माना चल रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अपनी लिटरेचर, अपनी हेरिटेज में ऑलरेडी हैं, अपने को केवल रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थानी लिटरेचर की अगर बात की जाए तो मेनली लिखा जाना तो चलो ठीक है, अपन ने कुवलय माला की बात की थी, जो उद्योतन सूरी, जो जैन मुनि थे, उनके द्वारा लिखी गई थी लगभग 1835 विक्रम संवत, जो कि 778 AD के लगभग है। अगर नॉर्मल सालों की बात करें, जैसे 2020 अभी चल रहा है, तो 778 AD में वो बुक लिखी थी उन्होंने। तो तब से मानते हैं कि हाँ, लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, जहाँ पे मरु भाषा का मेंशन अपने को मिलता है। पर जो रियल में राजस्थानी लिटरेचर की बात आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पहले मरु गुर्जरी, प्राकृत से डेराइव मरु गुर्जरी, गुर्जरी से मरु गुर्जरी, फिर एक तरफ मरु से अपनी निकल गई राजस्थानी, और गुर्जरी से गुजराती। तो राजस्थानी लिटरेचर की पर्टिकुलरली बात की जाए तो 1000 AD के बाद, दैट मीन्स 11th सेंचुरी के बाद में आपको राजस्थानी लैंग्वेज की जो बेसिस पे जो लिटरेरी वर्क होना शुरू हुए थे वो देखने को मिलते हैं। और उसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो सूर्यमल मिश्र की जो 2 बुक्स हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई, सूर्यमल मिश्र, इनकी लगभग ये 15th सेंचुरी की क्रिएशंस हैं, अपन देखेंगे इनके बारे में। तब जा करके, कहने का मतलब है, जब राजस्थानी गुजराती दोनों अलग हो जाती है 15वीं शताब्दी में, तब जा करके राजस्थानी लिटरेचर एक तरीके से अपने आप को एक फॉर्म में पाने की मतलब शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब 1000 AD में तो अपन देख लेंगे कि अर्ली पीरियड आ गया, बट रियल में राजस्थानी जिस लैंग्वेज को या जिन लिटरेरी एक्टिविटीज़ को अपन राजस्थानी कंसिडर करेंगे, वो शुरू होती है 15वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ द पीरियड ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कि राजस्थानी लैंग्वेज और लिटरेचर को अगर अपन देखें पूरे डेवलपमेंट को, तो अपन टाइम के हिसाब से देखें तो कब कब कौन कौन से डेवलपमेंट हुए लिटरेरी और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैंने आपको बताया, 778 AD में उद्योतन सूरी, जैन मुनि थे, उन्होंने एक बुक लिखी कुवलय माला। ये बहुत फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। इसमें राजस्थानी भाषा को मरु भाषा करके मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना पुराना ओरिजिन अपन ट्रेस कर पा रहे हैं। पर राजस्थानी लिटरेचर का जो एक्चुअल ओरिजिन आप देख पा रहे हो, वो आप देखोगे 11th सेंचुरी में, जब मरु गुर्जरी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, और इसी के बेसिस पे आगे फिर लिटरेरी एक्टिविटीज़ आगे प्रोसीड होती हैं। 3 पीरियड्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं राजस्थान के लैंग्वेज और लिटरेरी डेवलपमेंट को। अर्ली पीरियड, जिसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 1050 से 1450, मेडिवल पीरियड जिसको 1450 से 1850, और मॉडर्न पीरियड जिसको 1850 से 59 नहीं होगा, 1850 से
टिल डेट। और मॉडर्न पीरियड को भी दो सेगमेंट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से ये डिवीजन है। आज अपन बात करेंगे अर्ली पीरियड की। देखो, अर्ली पीरियड में मेनली डोमिनेंस रही थी जैन स्कॉलर्स की, आचार्यों की और मॉन्क्स की। अपने वाले रीजन में जैनों की बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेजेंस है। और अगर आप देखोगे जैनिज़्म का प्रेवलेंस तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले रीजन में ही मेनली कन्फाइंड है, क्योंकि वर्ल्ड में बुद्धिज़्म तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होया हुआ दिखेगा, पर जैनिज़्म कहीं ना कहीं अपने आप को एक साइड में, बहुत सारी वजहें थी, ठीक है, सोशल रिफॉर्मेशन के लिए ये रिलीजन या फिर ये सेक्ट आए थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। पर कुछ चीज़ों के अंदर इन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज़ की, चाहे वो अपन कहें कि अपनी खुद की एक्टिविटीज़ उन्हीं लैंग्वेजेस में कर ली जिन लैंग्वेजेस में वैदिक लिटरेचर लिखी हुई है, जैसे संस्कृत। अब वैदिक लिटरेचर ऑलरेडी इसमें है और संस्कृत में ही लिख रहे हो आप हो, तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हो एग्जिस्टिंग जो भी आपका लिटरेरी वर्क है। कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो भी इविल्स थे, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो इमर्ज हुए थे, उनको चैलेंज करने के लिए जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का कहीं ना कहीं एक डिमांड या फिर एक तरीके से वो असर्शन होना शुरू हुआ था। पर एक लिटरेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई भी चीज़ को किसी को समझाना चाह रहे हो। जैसे आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ बोलूँ, उससे पहले आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा तो उसका अलग इम्पैक्ट जाएगा, आप अच्छे से पढ़ोगे उन चीज़ों को। एग्जैक्टली द सेम थिंग वाज हैपेंड विद जैनिज़्म, कि उन्होंने क्या किया कि अपनी जो क्रिएशंस थी उनमें वही लैंग्वेजेस यूज़ कर ली जो लैंग्वेजेस संस्कृत स्कॉलर्स या फिर वैदिक लिटरेचर में यूज़ होती थी। तो दोनों की जब लैंग्वेज सेम हो गई तो लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया। और दूसरा, संस्कृत को और प्राकृत को इनको एक्सेस करना एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। उसी के कंपैरिजन में दूसरी तरफ आप पाली लैंग्वेज की बात करो, जो कि बुद्धिज़्म ने यूज़ की, जो कॉमन लोकल पीपल की जो लैंग्वेज थी उसको उन्होंने हार्नेस किया, तब जा करके बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया। और इधर जैनिज़्म था वो कहीं ना कहीं रुक गया। और मेनली कहाँ पर मिलता है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन में, या फिर साउथ इंडिया वाले रीजन में आपको कर्नाटका में थोड़े बहुत जैन मिल जाते हैं। खैर वो आपको थोड़ा सा एक सेगमेंट समझाने की कोशिश की थी। तो जैन स्कॉलर, आचार्य और मॉन्क्स का ज़्यादा प्रेवलेंस रहा था, डोमिनेंस रही थी। अर्ली पीरियड की बात करें जिसको आरंभ काल भी बोलते हैं। राजस्थानी लिटरेचर का ये जो पीरियड था, इनिशियल पीरियड, ये कहीं ना कहीं हेजी था, बहुत कम यहाँ पर क्रिएशन हुई। पर जैसे ही 11वीं सेंचुरी में एंटर हुए, जैसे कि मरु गुर्जर लैंग्वेज जब आई, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं और ज़्यादा लिटरेरी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, जो उस टाइम पे, किस टाइम पे, 11वीं सेंचुरी के टाइम पे कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लिटरेरी एक्टिविटीज़ यहीं पर परफॉर्म हुई थी। मतलब दूसरे कहीं और देखोगे तो आपको एल्सवेयर इतना कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब अबंडेंटली लिटरेचर एक्टिविटीज़ हुई थी इस टाइम पे, जबकि और कहीं पे आपको दिखती नहीं है। और ये जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी ये कहाँ घूमती है? सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ कॉमन मैन, उसके चारों तरफ। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जैन्स हैं उनकी कौन कौन सी क्रिएशंस हैं। इस टाइम की जो मेन क्रिएशंस ऑफ जैन जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा देखें तो सबसे पहली है सच उरिय महावीर उत्साह। सच उरिय महावीर उत्साह, कवि धनपाल। जिनदत्त सूरी स्तुति, कवि पल्ल ने लिखी। भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये वज्रसेन सूरी ने लिखी। बुद्धिरास शाली भद्र सूरी ने लिखी। ये देखो नाम एज इट इज आपको रिवाइज करने पड़ेंगे यार, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में, करना ही पड़ेगा। रीजन भी कि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी बुक किसने लिखी, किस टाइम से रिलेटेड है, अर्ली, मिडिवल या फिर मॉडर्न, या फिर कौन से स्कॉलर्स ने लिखी, जैन ने लिखी है, चारणों ने लिखी है, किसने लिखी है। तो वो सारी चीज़ें के लिए अपने को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जीव दयारास, ये कवि आसिगु ने लिखा। ऐसे ही जम्बू स्वामी रास, ये धर्म कवि ने लिखी। नेमीनाथ बारह मासा, ये पालन कवि ने लिखा। आबू रास पालन कवि ने, तो पालन कवि की दो हो गई, नेमीनाथ बारह मासा और आबू रास। ऐसे ही शांतिनाथ देवदास, ये लक्ष्मी तिलक उपाध्याय ने लिखा। ऐसे ही जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णन रास। अब देखो कितनी बड़ी नाम है इस बुक का, जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णरास, ये सोम मूर्ति ने लिखा। तो ये आप लिख लो अपनी कॉपी में और बार बार रिवाइज करो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यूँ अपने को पैसिवली उल्टा हो इसके अंदर कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ बुद्धिरास किसने लिखी, तो शालभद्र सूरी ने। या फिर ये पूछ ले कवि आसिगु के द्वारा की हुई जो क्रिएशन है वो निम्न में से या नीचे दी हुई है उनमें से कौन सी है, तो जीव दयारास। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन देखने होंगे। इसी टाइम पे
अर्ली फेज में, अर्ली पीरियड में नॉन जैन लिटरेचर जो एक्टिविटी हुई उनमें आप देखोगे पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी, चंद्रवरदा, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शाकंभरी के चौहानों के बारे में जब बात की थी अपन ने डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान में, 12th सेंचुरी के टाइम पे लिखी गई थी। ऐसे ही अचलदास खींचीरी वचनी का ये गार्डन शिवदास ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। फिर विशल देवरास, ये नरपति नाथ नहीं है, नरपति नाल है, ठीक है, नरपति नाल ने लिखी विशल देव रास, ठीक है। ऐसे ही रणमल छंद, ये श्रीदान ने लिखी। ऐसे करके ये चारण कवियों की कुछ क्रिएशन है। चारण लिटरेचर के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो दोबारा से ये नाम आएंगे, तो अभी भी नोट डाउन कर लो, उस टाइम पे रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हुई अर्ली पीरियड में वो कहीं ना कहीं आपको राजस्थानी और ओल्ड गुजराती में कॉमन दिखाई देगी, जो अपन बात कर चुके हैं कि राजस्थानी मरु गुर्जरी, बाद में मरु बन गई राजस्थानी और गुर्जरी बन गई गुजराती, इसका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस पहले था। इसी तरीके से आप देखोगे कि जैन स्टाइल, चारण स्टाइल या लौकिक स्टाइल जो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं राजस्थानी लिटरेचर के अर्ली पीरियड में आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी कई बार पूछ ली जाती है कि राजस्थान में जैन स्टाइल, चारण स्टाइल और लौकिक स्टाइल तीनों का कॉम्बिनेशन राजस्थानी लिटरेचर में कौन से पीरियड में मिलता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, या फिर मिडिवल, या फिर अर्ली पीरियड, आरंभ काल, दैट मीन्स अर्ली पीरियड। अब देखते हैं अपन जो अर्ली पीरियड में राजस्थानी लिटरेचर की स्टाइल जो बाद में भी कहीं ना कहीं चारण कवियों ने अडॉप्ट की, तो उनके बारे में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं, कुछ थीम बेसिक बुक होती हैं कि देखो कहीं आप किसी वीर रस में लिख रहे हो, ब्रेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी की पर्सनैलिटी कल्ट को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, किसी के एक तरीके से जो कंडक्ट होते हैं सोशल कंडक्ट, उनके बारे में बात कर रहे हो, कहीं आप जो जोग्राफिकल कंडीशंस डेवलप हो रही है उनसे रिलेटेड कोई बात कर रहे हो, तो अलग अलग सेगमेंट में आपने थेमेटिकल डिवीजन कर दिया, उन थीम्स के ऊपर फिर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे कि नंबर 1 चरित काव्य, चरित मतलब चरित्र, जिसमें आप किसी की लाइफ स्टोरी के बताओगे या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओगे, चाहे वो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। चरित काव्य को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, रास, चौपाई, धवल, चरचरी, प्रबंध, चरित, कथा, ये अलग अलग नामों से अगर कहीं पे भी मिले तो इसका मतलब चरित की ही बात हो रही है, कैरेक्टर की ही बात हो रही है, किसी भी एक पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जिसके बारे में स्कॉलर्स ने लिखा है। रास जो है वो राग रागिणी, जो राग रागिणियाँ होती है ना, राग रागिणियाँ मतलब कि कहीं पे आप किसी भी एक किंग जैसे महाराणा प्रताप है, उनके बारे में कोई गीत में अगर गाया जा रहा है तो वो आलाप ले लेके गाया जाएगा, तो उनको बोला जाएगा राग रागिणी। तो रास जो है, जो चरित है, कैरेक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं आपको राग रागिणियों में मिल जाएगा। और उसमें भी जो जैन मुनियों ने जो काव्य लिखे वहाँ पर अपभ्रंश वर्सेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिनमें रास का इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखेगा। अपभ्रंश अपन ने देखा, क्या था अपभ्रंश? अपभ्रंश हिंदी डेवलपमेंट से जो पहले था वो अपभ्रंश, मतलब संस्कृत, प्राकृत और फिर अपभ्रंश मतलब प्राकृत की वेरिएंट्स। लोकल जो जोग्राफिकल या फिर कल्चरल जो इन्फ्लुएंस था उसको देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का वेरिएंट तैयार होना। ऐसे ही है उत्सव काव्य। उत्सव का मतलब कोई ओकेजन, कोई फेस्टिवल से रिलेटेड, नाम से पता पड़ रहा है। इसको अलग अलग नामों से फाग, धमाड़, बारहमासा, चौमासा, ब्याड़ो, मंगल, ऐसे नामों से भी इसको अलग अलग जाना जाता है उत्सव काव्य को। ऐसे ही नीति काव्य। नीति का मतलब हो गया कि एथिक्स, नैतिक, एथिकल बिहेवियर और आपका कंडक्ट कैसा है, कैसा रहा हुआ है पास्ट में, किसी राजा ने कितना काम, कैसे काम किए हैं जो एथिकली आज भी कहीं ना कहीं अपन उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एथिक्स में पेपर में पढ़ते हो, अगर आप यूपीएससी में भी पेपर 4 ऐड हो गया है, जीएस पेपर 4, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर होके आती है कि अपने को जो पर्सनैलिटी कल्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, श्री नारायण गुरु, ये अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ रही हुई हैं, तो उनसे अपन कैसे, अशोक द ग्रेट, ठीक, अशोक महान, उनसे अपन क्या चीज़ें सीख सकते हैं जो आज भी अपन एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, तो एथिकल बिहेवियर पहले से हमेशा से इम्पोर्टेंट बना रहा है।
तो एथिकल बिहेवियर को आप नीति काव्य में मेंशन करते हो और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि संवाद, मातृका, कक्का, बावनी और छत्तीसी। बावनी मतलब 52, छत्तीसी का मतलब 36। कहने का मतलब अलग अलग तरीके से स्कॉलर्स ने डिवाइन करने की कोशिश किया पर्सनैलिटीज़ को, उनके कंडक्ट को, उनके एथिकल बिहेवियर को। नेक्स्ट है स्तुति काव्य। स्तुति काव्य की बात करोगे तो स्तुति मतलब पूजा कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ग्लोरीफाइंग समवन। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट वो होती हैं जिनमें जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, जैनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए स्तुति काव्य लिखे जाते थे जैनों के द्वारा। इसमें जो भी पर्सनैलिटी होती थी उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाता था, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी पूजनीय स्थल, होली प्लेसेस, उनके बारे में मेंशन होता है। इसमें सतवान, नामकर और चौबीसी, सतनाम, नामकर और चौबीसी, इनसे भी इस स्तुति काव्य को जाना जाता है अलग अलग नामों से अगर देखें तो। ऐसे ही नेक्स्ट है फागु काव्य। फागु जो है, इसमें जो महिलाएं फाग खेला करती थी उससे रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ को मेंशन की जाती थी पोइट्री फॉर्म के अंदर। ये जो फाग डांस था, ये क्या होता है, सीजनल डांस। जब फागुन का महीना आता है तो फागुन के महीने में जो औरतें होती हैं वो कलरफुल ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं और फिर उसके बाद में वो डांस करती हैं। साथ में वो आदमी जो होते हैं वो अपने सर पर ट्रेडिशनल टर्बन मतलब पगड़ी पहनते हैं। तो एक ये सीजनल जो डांस होता था, फाग मतलब फाल्गुन में जो डांस किया जाता था, तो उस टाइम पे ये जो डांस था उसको मेंशन किया जाता था फागु काव्य में। इसके लिए जो फेमस जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ या बुक्स हैं वो देखें तो नेमिनाथ फागु जो राजशेखर सूरी ने लिखी, ऐसे ही स्थूली फाग इसको जीन पद्म सूरी ने लिखी, ऐसे ही अगरचंद नाहटा ये लिखी हालराज कवि ने। तो ऐसे करके ये इम्पोर्टेंट फाग काव्य है। फाग का मतलब मैंने बताया आपको कि फाल्गुन मंथ में जब विमेन कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं और साथ में मेन जो होते हैं वो कलरफुल ट्रेडिशनल टर्बन पहनते हैं और फिर उसके बाद में ताशे, नगाड़े, ढोल ये बजाए जाते हैं और फिर डांस किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती थी उनसे रिलेटेड हो गया फागु काव्य। किससे? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ऐसे ही नेक्स्ट है लौकिक प्रेम काव्य। आइडिया लग रहा है? प्रेम काव्य मतलब लव अफेक्शन से रिलेटेड। इसमें प्रेम भाव होता है, साथ में ब्रेवरी, बहादुरी से रिलेटेड, सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी मतलब किंग्स के टाइम पे या फिर कौन कौन से रीजन में क्या क्या ऐसे काम हुए जो इन चीज़ों को शो करते हैं कि हाँ लव अफेक्शन शो हो रहा है। कोई लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत ब्रेवली फाइट किया, कोई थे सोल्जर्स, उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है लौकिक प्रेम काव्य में। और इम्पॉर्टेंट लौकिक प्रेम काव्यों की अगर बात करो तो बीसल देव रासो, नरपति नाल अपन ने देख चुके हैं, हिस्ट्री वाली सीरीज़ में भी देख लिया, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी गया है ये। तो बीसल देव रासो किसने लिखा? नलपति नार। ऐसे ही ये प्रेम काव्य रहा है। ऐसे ही कुमारपाल प्रतिबोध ये समप्रभ सूरी ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही बाधवान ये मेरुतुंग ने लिखी है। ऐसे ही प्रबंध चिंतामणि ये प्रभाचंद सूरी ने लिखी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो लौकिक प्रेम काव्य है उनमें से देखें तो प्रबंध कोश ये लिखी राजशेखर ने। ऐसे ही हंसावली ये पोइट्री है, ये लिखी है किसने? असाइत ने। असाइत, इस तरीके से असाइत 1370 एडी में। तो ये इंपॉर्टेंट लौकिक प्रेम कथाएं हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो भी एक तरफ है लिटरेरी एक्टिविटी बुक्स मैं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ उनके राइटर्स, इनमें मैच द फॉलोइंग या फिर ये चीज़ पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि ये बुक किसने लिखी है, तो आपको ये ध्यान ही रखना है। फिर है ऑक्टिक क्रिएशन। ऑक्टिक क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस है वो तो संस्कृत है, पर आपने एग्जाम्पल्स, वर्ड्स, मतलब उसके अंदर जो एक डेकोरेटिव वर्ड्स, जो डेकोरेटिव जो चीज़ें हैं वो आपने यूज़ की हैं, वो कहाँ से ड्रॉ की है? मरु लैंग्वेज। तो मतलब बेस तो आपका संस्कृत है पर आपको सेंस भी आ रहा है मरु लैंग्वेज का, तो वो हो जाती है ऑक्टिक क्रिएशन। और ऑक्टिक क्रिएशन की बात करोगे, ऑक्टिक अगर जो लिखावट रही है या लिटरेरी एक्टिविटी हुई है उसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है
मुग्धव बोध औक्तिक, क्या है, मुग्धव बोध औक्तिक। ऐसे ही बारडोली काव्य, ये लास्ट काव्य है, लास्ट स्टाइल है जैनिज्म के अंदर जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हुई उनके अंदर स्टाइल देखी जाए तो बारडोली जो स्टाइल है उसके अंदर देखा जाता था कि वर्षा के ऊपर जो स्पेकुलेशंस या फिर रिसर्च होती थी, या फिर एक तरीके से अपन कह सकते हैं वर्षा विज्ञान इसको बोला जाता था। वर्षा विज्ञान मतलब, क्योंकि देखो राजस्थान वाला रीजन है, आज भी रेन स्कैर्स हैं, बरसात बहुत कम मिलती है अपने को यहाँ पे, तो बारिश की जो सीज़न है उसके बारे में क्या है, क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती थी वो बारडोली काव्य है, इससे रिलेटेड भी बुक्स अपने को मिलती हैं। और इस सिस्टम को या फिर इस स्टाइल को डाक भी बोल दिया जाता है, क्या, डाक, ठीक है, डाक। तो इस तरीके से अपन ने जो अर्ली पीरियड है वो देखा। अर्ली पीरियड के साथ में अपन ने देखा कि कौन कौन से स्टाइल्स में जैन लिटरेचर एक्टिविटीज़ राजस्थान वाले रीजन में हुई थी, और ये भी देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है जहाँ पर अपने को रेफरेंस मिलता है राजस्थानी लिटरेचर का, ओरिजिन का, ग्रामर का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। थैंक यू।